डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ बजट की। कल हमने देखा था कि इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन जो है बजट का, वो पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर के तौर पे किया जाता है। दो तरह के बजट बनाए जाते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में हम इंक्लूड करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट में हम इंक्लूड करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कल हमने रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के डिफरेंसेस क्या हैं वो भी डिस्कस किए थे। देन वी डिस्कस्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि राजस्व प्राप्तियाँ, जिसमें कि टैक्स रेवेन्यू भी आता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी। इन सभी आइटम्स की एंट्री रेवेन्यू अकाउंट में होती है, जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स की एंट्री कैपिटल अकाउंट में होती है। और कैपिटल रिसिप्ट्स के जो मदे हैं, जो आइटम्स हैं, वो जो करंट अकाउंट है उससे डिफरेंट है। मैंने आपको ये भी बताया था कि करंट रिसिप्ट्स में जो भी आइटम्स हम इंक्लूड करते हैं, इसका भुगतान वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कभी ना कभी करना होता है। तो जो पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों को हमने देखा था। अब हम डिस्कस करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो कि करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं, सरकार के बजट में चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय के अनुमान लगाए जाते हैं और सरकार द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांटते हैं हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकारी, अब इसके हम अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले जो मेन कंटेंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, वो इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पब्लिक डेट। हमने पब्लिक डेट पे पूरा लेक्चर्स किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है रेवेन्यू अकाउंट पर। क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट को, एक बात और याद रखिएगा कि इंटरेस्ट पेमेंट को हम रेवेन्यू अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, जबकि हम प्रिंसिपल जो वापस करते हैं, आपको पता है कि लोन दो, एक तो ब्याज दिया जाता है और एक उसका प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट की जो अदायगी है वो हम पूंजीगत अकाउंट में करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट को हम करंट अकाउंट यानी कि रेवेन्यू अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। इस बात को हमेशा बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट की क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि सरकार ने बहुत सारा ऋण ले रखा होता है, विदेशी सरकारों से भी, संस्थाओं से भी, लोकल लोगों से भी, तो उस पर ब्याज देना होता है। वो ब्याज जो है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट होता है, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्रू वापस किया जाता है। ईयरली एक्सपेंडिचर, ईयरली जो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इंटरेस्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। फिर सरकार बहुत सारी सब्सिडीज़ देती हैं, राज्य सरकारों को सब्सिडी, या अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं उन पर, या किसी संस्था में, या कभी कभी जैसे कि अकाल पड़ गया, सूखा राहत है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, उस केस में भी बहुत सारा अनुदान जो है सरकार को देना पड़ता है। तो उसकी एंट्री कहाँ होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। फिर सरकार अनुदान भी है और सब्सिडीज़ भी हैं। तो अनुदान का मतलब तो एड होता है, और सब्सिडीज़ मीन्स कि सरकार प्रोत्साहन के लिए निर्यात में भी बहुत सी सब्सिडी देती है, उत्पादन में प्रोत्साहन देने के लिए भी सब्सिडी देती है। निम्न आय वर्ग को बहुत सारा, जैसे कि आपने सुना है, खाद्यान्न देती है, राशन कार्ड के थ्रू जो बहुत सा अन्न मिलता है, बहुत सारी सेवाएं हैं जो निःशुल्क उपलब्ध कराती है। तो ये सब सब्सिडीज़ में आता है। फिर बहुत सी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स चलाती है सरकार, शिक्षा, कला, संस्कृति से रिलेटेड
तो स्वास्थ्य से रिलेटेड, जल से परिवार कल्याण, आवास, तो हम इस सभी चीज़ों को जितना भी खर्चा होता है सरकार का, हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का। फिर सरकार बहुत से सामान्य आर्थिक सेवाएं भी देती है, जैसे कि अगर हम इसमें बहुत सारी आ गई कृषि को लेकर, उद्योग, खनिज या माइंस, सिंचाई, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन एंड संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, लोक निर्माण, और केंद्र शासित प्रदेशों को या राज्य सरकारों को भी में भी हिस्सा होता है, जो उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी सरकार बहुत सा पैसा देती है। एक बात और कि जो ग्रांट्स दी जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो ग्रांट्स जो हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर हम लोन्स देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अगर लोन्स देती है तो हम उसे कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो भुगतान है फिर वापस आएगा। लेकिन अगर ग्रांट्स देती है तो फिर हम अनुदान देती है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो वन टाइम है, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो इस तरह से ग्रांट्स को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। फिर सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जो एक्सपेंसेस हैं ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। जितनी डिफेंस पर्सनल्स को सुविधाएं दी जाती हैं, उनकी सैलरीज हैं, तो ये सभी जो है ये सब हम इंक्लूड करते हैं राजस्व व्यय में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो सरकार दो तरह के एक्सपेंडिचर हो गए, एक डेवलपमेंटल हो गया और एक नॉन डेवलपमेंटल। तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन, अगर स्कूल खोलती है, एग्रीकल्चर पर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब पर जितना भी सरकार का खर्चा होता है उस खर्चे की भरपाई रेवेन्यू अकाउंट से की जाती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो आय आती है उसी आय से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसी से ही राजस्व व्यय किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अब हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो पूंजी व्यय खाते में किन चीज़ों की एंट्री होती है। पूंजी व्यय खाते में सरकार के उन व्ययों को शामिल किया जाता है जिसमें व्यय तो चालू वर्ष में किया जाए, किंतु जिससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि चालू वर्ष के साथ साथ आगामी वर्षों में भी होती रहे। मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लीजिए सरकार अस्पताल के लिए भवन बनाती है या उसमें मशीनरी लगाती है लेटेस्ट, तो हम उसे किसको में इंक्लूड करेंगे, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सरकार ने एक नया हॉस्पिटल बनाया, वो सालों साल जनता को सेवाएं देगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन अगर उसमें हॉस्पिटल चलाने के लिए डॉक्टर नर्सेस रखती है तो उसकी सैलरीज को देगी, तो उन सैलरीज का खर्चा सरकार कहाँ से निकालेगी? ऑफ कोर्स वो रेवेन्यू अकाउंट से निकालेगी। तो बिल्डिंग बनाने पर, मशीनें लगाने पर जो खर्चा हुआ वो कैपिटल अकाउंट से लेगी, लेकिन अगर डे टू डे सैलरीज देनी है, मेंटेन करना है हॉस्पिटल को, उसका खर्चा वो रेवेन्यू अकाउंट से लेती है। तो आप दोनों का डिफरेंस समझें और दोनों में फ़र्क करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डिफेंस इक्विपमेंट्स पे जो खर्चा होता है, आपने सुना राफेल अभी सरकार ने जो खरीदी, तो वो कहाँ, उसकी एंट्री कहाँ हुई? उसकी एंट्री हुई पूंजीगत खाते में। लेकिन उसको चलाने के लिए अगर कोई एक्सपर्ट्स की
सर्विस ली जाती है तो उसकी सैलरी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसकी सैलरी हम कहाँ से निकालेंगे? रेवेन्यू अकाउंट से। तो इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो लोन्स दिए जाते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही इंक्लूड होते हैं। अगर ग्रांट्स देती है सरकार जो कि वापस नहीं लेती तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते हैं, और अगर लोन्स देती है क्योंकि वो आज नहीं तो कल वापस आएंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि केंद्र और राज्य सरकार के दो तरह के खाते होते तीन तरह के खाते होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, जिसे कि संचित कोष कहा जाता है, और इस संचित कोष में सरकार का सभी प्रकार की आय आती है, जैसे कि टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिर बोरोइंग्स, सभी इसी में ही शामिल की जाती हैं। और इस खाते में से कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता जबकि संसद का अनुमोदन ना मिले। यानी कि संविधानिक खाता है ये। संविधान में ऐसा दिया है कि कोई भी एक भी पैसा इसमें से नहीं निकाला जाता जब तक कि इस पर संसद की मोहर नहीं लग जाए। तो हमने अभी जब बजटरी प्रोसेस में भी देखा था कि कुछ वोटिंग कुछ खर्चों पर वोटिंग होती है और कुछ पर नहीं होती। तो इस तरह से कंसोलिडेटेड फंड जो है ये सरकार का मेन फंड है, जहाँ सारे आय जो है सरकार की वो कंसोलिडेटेड फंड में जाकर जमा होती है। फिर सरकार का एक आकस्मिक कोष भी है जिसे कंटिंजेंसी फंड कहते हैं। ऐसे इस कोष में सरकार क्या रखती है? जैसा कि नाम बता रहा है कि कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई या कहीं भूकंप आ गया, तो ऐसे में सरकार को अचानक से पैसा चाहिए होता है तो सरकार इस खाते में से निकाल लेती है, जिसमें विलम्ब नहीं किया जा सकता। और फिर ऐसी प्रोसेस है कि बाद में जब संसद बैठती है तो ये संसद से स्वीकृत करा दिया जाता है, और इस कोष का कोई भी अंश व्यय हो जाने के बाद भी सदन की अनुमति से संचित निधि से इसमें डाल दिया जाता है। यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से जितना पैसा कंटिंजेंसी फंड से निकाला गया था उतना पैसा संसद के अनुमोदन से वापस इसमें डाल दिया जाता है। तो ये एक इमरजेंसी फंड है। तीसरा जो फंड है उसे हम लोक खाता यानी कि पब्लिक अकाउंट कहते हैं। इस खाते में एकत्रित धनराशि सरकार की नहीं होती। इस खाते में कौन सी धनराशि होती है? जो लोगों की लघु बचत, जमाएं, भविष्य निधि के रूप में पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, इस खाते में आ जाता है। लेकिन उसका भी भुगतान सरकार को फ्यूचर में करना होता है। तो इसके भुगतान के लिए सरकार को लोकसभा या विधानसभा की अनुमति नहीं चाहिए। इसको सरकार अपने लेवल पर ऑपरेट कर सकती है। तो आपने देखा कि कंसोलिडेटेड फंड टोटली डिपेंड करता है संसद का अनुमोदन चाहिए। कंटिंजेंसी फंड में वो इमरजेंसी में यूज़ कर सकती है, पर जैसे संसद की अनुमोदन से वो कंसोलिडेटेड फंड से उतना ही पैसा कंटिंजेंसी फंड में डालती है। और जो पब्लिक अकाउंट होता है उसमें संसद का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, वो लोगों का ही स्मॉल सेविंग्स होती है जो वक्त आने पर उनको वापस दे दिया जाता है। तो ये सरकार अपने लेवल पे ऑपरेट कर सकती है। इस तरह से यहाँ कंप्लीट होता है इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ द बजट। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करें।
थैंक यू सो मच।